बरोदा वाले इतना समझे कि अब उनके पास विधायक नहीं है। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मैं हूँ वहाँ का विधायक। ईद तो करो जय हिंद नहीं, ईद तो आओगे, ईद तो सारे मंत्रियों ने भेजेंगे। साथियों, जननायक जनता पार्टी नहीं, वो तो जयचंदों की जनता पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत उम्मीदवार होगा। पहले आप ये बताएं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा? भूपेंद्र सिंह की उम्दा भी इस इलाके को अपना बता करके अपना गढ़ बताने की प्रयास कर रहे हैं। अब तो गढ़ प्रजातंत्र में जनता की अदालत में है। साथियों, जनमत हरियाणा पर बड़ौदा की बिसात में आप सभी का स्वागत है। बड़ौदा का जो रण है, बड़ौदा की जो बादशाहत की जंग है, वो अब बिल्कुल आखिरी चरण में है। यानी कि अब चुनाव प्रचार को घंटों में काउंट किया जा सकता है और उसके बाद बीच का एक दिन जो होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, बूथ मैनेजमेंट का होता है और पार्टियां जो है वो थोड़ा सा जो है वो कहते हैं कि अंडर द लाइन चुनाव प्रचार करती है या वोटों को मैनेज करती है। तो वो सिचुएशन आने को है। आज 31 अक्टूबर है और 1 नवंबर जो कि आखिरी जो है वो चुनाव प्रचार का दिन है। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। इस स्थिति में जब चुनाव प्रचार के आखिरी घंटे में सारी एनर्जी लगी हुई है सभी पार्टियों की और सीएम, डिप्टी सीएम सहित सभी बड़ौदा के मैदान में हैं और जो कांग्रेस के जो स्टार प्रचारक है, खास तौर पे दोनों पिता पुत्र, वो भी अपना जो है वो पूरी मार्किंग कर रहे हैं और साथ में उनके साथ के जो लोग हैं वो भी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम बड़ौदा कहां तक पहुंचा है और बड़ौदा की जंग में कौन कहां पर खड़ा है, इस विषय में चर्चा करने के लिए कितनी हवा बदली है या कितनी बदल सकती है अगले 2 दिनों में, अनिल आर्य जी हमारे साथ, हमारे राजनीतिक विश्लेषक। अनिल जी, अब ये बड़ी थी कि मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ने कल एक बात कही, दुष्यंत जी ने, कि हम अपने समय पे ठीक चल रहे हैं और हमें पता था हमें कब कहाँ जो है वो, दुष्यंत ने एक शब्द यूज किया कि आपको पता है कि हम तो थोड़ा वही मारते हैं जब लोहा पूरा गर्म हो जाता है। दुष्यंत ने कल बयान दिया, आई थिंक गंगाना गांव में दिया जब मीडिया से वो बात कर रहे थे। तो क्या बीजेपी जेजेपी का लोहा गर्म है? क्योंकि आज सीएम के 4 प्रोग्राम है, 2 मुडलाना ब्लॉक में, मुडलाना शामड़ी, और 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है भैंसवाल और जसराना में, और सीएम डिप्टी सीएम का जो है वो ज्वाइंट कैंपेन है, ज्वाइंट रैलियां हो रही हैं। पांडे जी, बिल्कुल जो बड़ौदा का चुनाव चल रहा था, पिछले जब से कैंपेन शुरू हुआ है जी, तब से लेकर अब तक बीजेपी के मायने से वो चुनाव प्रचार में पिछड़े हुए थे। यानी कमान जो है मंत्रियों के हाथ में थी, जबकि या कैंडिडेट खुद संभाले हुए थे जी। कैंडिडेट अकेले भी और खासकर सोमवीर सांगवान जी या अन्य मिनिस्टर्स वो कैंपेन में शामिल थे। लेकिन पिछले 2 दिन से, पहले परसों जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री जी आए थे और उनका फोकस कैंडिडेट को लेकर ही था, डेवलपमेंट को लेकर था, सरकार में हिस्सेदारी को लेकर था। और मुख्यमंत्री जी ने हर एक बात का जवाब, जो मुख्य विपक्षी दलों ने मुख्य जो एजेंडा बनाया हुआ था, चुनावी एजेंडा, उसका हर एक बात का जवाब देने की कोशिश की है कि जो है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सीट पहले भी कांग्रेस के पास थी, अब अगर ये कहते हैं कि अब भी कांग्रेस के पास चली जाएगी तो इससे पॉलिटिक्स के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जबकि अगर चेंज होता है, यहाँ पे बीजेपी विन दर्ज करती है तो बड़ा फर्क होगा। इसी तरह कल जो है डिप्टी सीएम जो है आए हुए थे, उनका भी फोकस यही था और उन्होंने ठीक यही कहा कि हम आरोप लग रहे थे कि डिप्टी सीएम नहीं है, सीएम नहीं है, चुनाव से भाग रहे हैं, तो उन्होंने यही बयान उसी संदर्भ में दिया जा रहा था उनको कि आप कहाँ हो। जबकि मुझे लगता है कि ये बीजेपी और जेजेपी की एक अच्छी रणनीति रही है कि जब तक सारा चुनाव कैंपेन कांग्रेस कर चुकी हो, 2 ही मुख्य हैं उनके, शैलजा जी तो बीच में छोड़ के जा चुकी हैं, चली गई हैं। कोई अभद्रता सुनने में आई है कि स्टेज पर उनके साथ हुई है, उसके बाद उन्होंने कैंपेन विड्रॉ कर लिया और वो दिल्ली चले गए हैं। लेकिन दोनों स्टार प्रचारकों में जो विपक्ष के हैं कांग्रेस के, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, क्योंकि कैंडिडेट तो कहीं शायद कम ही स्पीच करवाते हैं उनकी, जबकि इधर सारी मैं आऊंगा। हाँ, ये कैंडिडेट सेंट्रिक है इनका। हाँ। शैलजा जी ने जो उनका एक पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन था, वो मैं बताऊं कि उस सम्मेलन में जो अहमियत को लेकर के, भाषण की क्रोनोलॉजी को लेकर के जो बातें हुई, उसको लेकर शैलजा जी के किसी एक समर्थक ने कहा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। चलो, जो भी है, वो प्रदेश की अध्यक्ष है, हालांकि कांग्रेस के लोग नाम लेते रहते हैं उनका। दूसरा एक विषय जो आज बीजेपी ने मुख्यमंत्री के कहने के बाद एक हैशटैग अभी चलाया है कि भालू का भाषण सुनाओ। भालू और योगेश्वर दत्त के बीच चुनाव को बीजेपी ले जाना चाहती है। वो ले जाना चाहती है कैंडिडेट सेंट्रिक, कि आप एक तरफ योगेश्वर को देखिए,
योगेश्वर एक अंतर्राष्ट्रीय हस्ती का आदमी है और इसने पूरे देश का किया है, और ये इसको जातिवाद से ऊपर उठ करके वोट दीजिए, कास्ट कॉम्बिनेशन में मत फंसिए। कांग्रेस की जो प्राणवायु है वो वही है कि उसको लगता है कि जिस सोशल नैरेटिव पे चुनाव चलना चाहिए वैसे चलेगा तो मेरी बात बनेगी। उस स्थिति में इलेक्शन आज कहाँ खड़ा है? पांडे जी बिल्कुल आपने सही कहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनका तो बिल्कुल फर्स्ट डे से हमने यही कहा था कि मुकाबला नहीं है। जो योगेश्वर के पास इंटरनेशनल फेम है, इनको इंदुराज उर्फ बालू को शायद इलाके से बाहर के बहुत कम लोग जानते होंगे, और उन्होंने स्पष्ट ही कहा है कि उन्होंने स्वीकार किया एक प्रकार से कि भाई मैं कोई छोटा मोटा कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं भूपेंद्र हुड्डा का कैंडिडेट हूँ। तो उन्होंने अपने आप को बड़ा भूपेंद्र हुड्डा के नैरेटिव में खड़ा करने की कोशिश की है, और स्पष्ट उन्होंने कहा है, वो भी उसके ऊपर भी शैलजा जी ने एतराज जताया था कि मुझे टिकट दिलवाने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का योगदान है और वही मेरे लीडर हैं कांग्रेस, और उन्होंने शैलजा जी का जिक्र कम किया था। जो आपने सोशल नैरेटिव का जिक्र किया वो बिल्कुल उसका प्रभाव है, उसका प्रभाव रहता है। और इस नजरिए से अगर हम विश्लेषण करें तो इसमें इंदुराज भालू जो है लीड में नजर आते हैं। लेकिन जब भी कोई बाई इलेक्शन होता है वो बड़ा छोटा इलेक्शन होता है और वो सरपंची जैसा इलेक्शन हो जाता है, सारी एनर्जी वही लग जाती है, सारी जो पावर्स है वो वहीं इकट्ठी हो जाती है। और एक बड़ी बात और है पांडे जी, यहाँ पर अभी तुरंत इस चुनाव के तुरंत बाद सरपंची के चुनाव होने हैं। अलग अलग ग्रुप्स ऑलरेडी खड़े हो रखे हैं अंदर। कोई आदमी अगर भूपेंद्र हुड्डा के साथ कोई सरपंची का ग्रुप है तो दूसरा ग्रुप ऑटोमेटिकली बीजेपी के साथ या किसी अदर ग्रुप के साथ, इन लोगों के साथ वो जुड़ सकता है। और मुझे लगता है कि हरियाणा में तो एक कहावत है बताई जाती है कि कोई कैंपेन करने के लिए जब गाँव में आया तो उसने बैठक में कहा कि भाई वोट देना। तो उसने बैठक वाले में पूछा कि वो पिछली बैठक में गए थे, उन्होंने क्या कहा है? अगर उन्होंने तो कहा है कि वोट देंगे हम, तो वो दूसरा कहता है अगर वो तेरी वोट देंगे तो हम नहीं देंगे। तो यहाँ तो यानी ये जो अंतर विरोध है, जो एक गांवों की अपनी एक स्थानीय राजनीति होती है। एक और बात, कल हम और आप सब लोग गए थे अलग अलग रैलियों में। मैं एक चीज़ और महसूस कर रहा हूँ कि जब से मुख्यमंत्री उतरे हैं, और मुख्यमंत्री के साथ दिग्विजय थे पहले, फिर कल दुष्यंत ने 4-5 गांव किए, और आज दुष्यंत और मुख्यमंत्री का जो है वो ज्वाइंट कैंपेन है। एक चीज़ देखी, ताऊ देवीलाल अमर रहे के नारे लग रहे बीजेपी जेजेपी की रैलियों में, और जो सबसे बड़ा फ्लैक्स है उसमें अटल बिहारी वाजपेयी और चौधरी देवीलाल, इनकी फोटो। चौधरी रणजीत सिंह साथ में, रणजीत सिंह कह रहे हैं कि ये भी हमारा परिवार का हल्का है, हमारे पास भी जो है वो दादा पोते को मिलाकर 14 महकमे है, भाई हम कर देंगे तुम्हारा काम। ये जो ताऊ फैक्टर है, और जेजेपी के साथ आने के बाद, मतलब एक तरीके से मैं कहूँ तो चौधरी देवीलाल परिवार का अजय सिंह को यहाँ देखा गया, दिग्विजय, दुष्यंत, रणजीत सिंह, आदित्य देवीलाल, ये 5-6 लोग हैं। ताऊ का गढ़ भी रहा है ये, ताऊ कभी किसी से काबू नहीं आया डिलिमिटेशन टूटने से पहले। उसका कुछ फायदा बीजेपी को मिलेगा, वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी और जो ताऊ देवीलाल परिवार है, इसका गठबंधन कोई अननेचुरल गठबंधन नहीं है, ये पिछले 5 दशकों से चल रहा है और काफ़ी पुरानी पॉलिटिक्स से चल रहा है। खासकर 1977 में जब जनता पार्टी एक ही थी तो उसमें जनसिंह पार्ट था, बाद में बीजेपी बनती है। और एक बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि 1982 के चुनाव को अगर हम याद करें जी, उसमें झगड़ा था चौधरी चरण सिंह और देवीलाल ग्रुप का, 2 बड़े ग्रुप इसमें हो गए थे, तो आधी सीटें बांट ली गई थी। ठीक है। तो चौधरी देवीलाल ने बीजेपी के साथ अघोषित गठबंधन किया था अपने मंगल सेन थे उस समय, मंगल सेन के साथ, और काफ़ी सारी उसमें सीट जिताने में वो कामयाब रहे थे। केवल 45 में से ही सीटें बीजेपी को दी थी। उसके बाद उसमें 87 में होता है, 91 में नहीं हुआ, फिर आगे कंटिन्यू होता रहता है। एक बार बीएसपी के साथ होता है, बीएसपी के साथ तोड़ के बनता है। तो जो इंटीमेसी है, खासकर लोकदल में शब्द यूज करूँगा, लोकदल के जो वर्कर हैं और बीजेपी के जो वर्कर हैं, उनके बीच में समन्वय काफ़ी पुराना है। और चौधरी देवीलाल जो है 1982 के बाद से निर्विवादित किसानों के नेता रहे हैं, और उनका प्रभाव आप ये देखिए कि उनके परिवार के लोग आज तीनों बड़ी पार्टियों में मौजूद हैं। एक तो उन्हीं की पार्टी चलाते हैं, कांग्रेस में भी उनके परिवार के सदस्य रहे थे बाद में, और वो अब बीजेपी में भी हैं। तो उनका प्रभाव निश्चित तौर पर रहता है। और दुष्यंत जी ने जिस तरह से कल प्रचार किया है, 4-5 गाँव में वो गए हैं, और उन्होंने स्पष्ट ये मैसेज देने का प्रयास किया है कि पॉलिटिक्स में कोई चेंज नहीं है, आप जो है सरकार के साथ आएँ, सरकार का एमएलए चुनवा के लेके जाएं। और मुख्यमंत्री जी ने भी यही कहा है कि आप 4 महीने वर्सेज
जो है 10 साल आप काउंट करें 2019 और से अगले 4 साल का मौका दे, अगले 4 साल का मौका दे। और बड़ा फायदा होता है इसमें, अगर आपका लोकल एमएलए होता है वो सरकार के साथ होता है, और मुख्यमंत्री ने तो घोषणा की है कि उनको मिनिस्टर बनाएंगे। हाँ, झंडी मिलेगी, झंडी मिलेगी। एक और बड़ी बात है कि जो सेकंड लास्ट रैली आज मुख्यमंत्री और दुष्यंत जी करेंगे, वो करेंगे भैंसवाल कला गांव में, जहां से कि योगेश्वर बिलोंग करते हैं। और उन्होंने एक नैरेटिव देने की कोशिश की थी कि भाई जब कपूर और नरवाल और इंदुराज नरवाल की आपस में सिटिंग हो गई सामाजिक दबाव के स्तर पे कि उनको बिठा लिया गया, तो उस स्थिति में योगेश्वर जो को ये स्वीकार्यता दिलाई जाए कि वो गठवालों का के बेल्ट का छोरा है। और वहां पे ये उम्मीद की जा रही है कि मलिकों के बीच में वो जाएंगे तो कुछ ऐसी टैक्टिकल घोषणाएं भी करेंगे जिससे कि मलिक आकर्षित हो। तो क्या ये फैक्टर काम करेगा योगेश्वर के लिए? देखिए, पॉलिटिक्स में कास्ट मायने रखते हैं, पार्टी मायने रखते हैं, क्षेत्र भी मायने रखता है, और बाद में सीएम गत जो वोटिंग होती है वो भी मायने रखती है। तो क्षेत्रवाद के मामले में बीजेपी को और योगेश्वर दत्त को सूट करता है कि भैंसवाल से उन्हें अच्छी लीड मिले, और भैंसवाल से ही नहीं उस पूरे इलाके से अच्छी लीड मिले, मूलधन अच्छा स्टार्ट हो। अच्छा। और मेरा भी मानना यह है कि जो रोहतक रोड से इधर का है बेल्ट है, उसमें जो है अच्छी लीड योगेश्वर को मिल सकती है इलाके के नज़रिए से। तो कल आज जो है फोकस रहेगा मुख्यमंत्री जी का और दुष्यंत जी का कि वो योगेश्वर को इलाके के साथ जोड़ सके, और एरा बहुत बड़ा है योगेश्वर का। कल मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि भाई योगेश्वर तो वो आदमी है जो प्रधानमंत्री तक जिसकी पहुंच है, दरवाजा जानता है, और बहुत सारी चीज़ें मुख्यमंत्री के हाथ में, प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं। अगर विधायक डेवलपमेंट चाहता है और उसकी सोच अगर डेवलपमेंट की है तो बहुत सारे काम करवा सकता है इलाके की डेवलपमेंट के लिए। दो और छोटे छोटे सवाल हैं जो हम आखिर में लेना चाहेंगे। एक ट्विटर पे एक फोटो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें योगेश्वर, भूपेंद्र मलिक और डॉक्टर केसी बांगड़, तीनों, आपने भी वो फोटो देखी होगी, झोली फैलाकर योगेश्वर के लिए वोट मांग रहे हैं। ये एक वो कॉम्बिनेशन था जो मैं समझता हूं कि आखिरी लीग में ये तीनों लोग टिकट की दौड़ में बहुत आगे थे। अगर जेजेपी कोटे में जाती तो इन दोनों को मिलती, बीजेपी में आई है तो योगेश्वर को मिली है। एक तो ये फैक्टर असर जो मैंने बार बार ताऊ फैक्टर का भी जिक्र कर रहा हूं, और दूसरा कि 1 तारीख का जो धमाका, दिवाली से बड़ा धमाका हुड्डा जी ने छुपा रखा है, कहते कि 1 तारीख को इंतजार करो, तो कितना बड़ा धमाके की उम्मीद है। ये दो विषय है। पांडे जी, जहाँ तक झोली फैला के वोट मांगने की बात है वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। कैंडिडेट जो है पैर छू कर भी वोट मांगते हैं, इकट्ठे तीनों जो है वो एक प्रोग्राम था, जनसभा थी, उसमें उन्होंने किया है। ठीक है। मेरा मानना यह है कि हमारे यहाँ पग जो है, पगड़ी, वो अब शान का प्रतीक होती है। और जब भी कोई बड़ी बात होती है, किसी को मनाना होता है या कोई समझौता कराना होता है, तो हम पगड़ी का हवाला देते हैं, भाई पगड़ी आपके पैरों में रख दी है, आप देखो, आप देखो। वो कुछ इस तरह का था। इसमें हमारे जो लोग हैं इस इलाके के, वो काफी मजा लेने वाले लोग हैं, तो कुछ मीम्स विश्लेषण करते रहते हैं, मीम्स बनाए गए हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है। लोग इस बात से प्रभावित होते हैं। कोई इसी भी चीज के लिए आप अगर पॉजिटिवली अप्रोच करते हैं तो पांडे जी उसके नतीजे जो सकारात्मक आते हैं। ठीक है। दूसरा सवाल आपका था धमाके का, 1 तारीख का धमाका क्या है, सस्पेंस क्या है? कोई बड़ा धमाका नहीं होगा। 2-3 ज्वाइनिंग्स हो सकती हैं एक्स-एमएलएज की। सच है, जैसी कोई अगर लोग उम्मीद करें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई ऐसे करेंगे, मुझे लगता नहीं है। 2-3 नाम हैं जिनकी ज्वाइनिंग हो सकती है, और ज्यादा नहीं। वो नाम सोनीपत, बड़ौदा से है या बाहर से है? नहीं, बाहर से है। यहाँ तो जिनकी चर्चाएं हैं, यहाँ तो ऐसा कोई नाम बचा नहीं हुआ है जिसके ऊपर कोई एक्सरसाइज नहीं की जा चुकी, दिमाग ना लगा चुके, या तो उनको बीजेपी ने अडॉप्ट कर लिया है मोस्टली इसको, या कांग्रेस ने अडॉप्ट कर लिया है। तो ये खेल साथियों भी कुछ घंटे और चलेगा, और 1 तारीख को यानी कि संडे को, रविवार को शाम 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। सोमवार का दिन एक दिन बीच में रहेगा, जबकि बिना वो प्रशासन का दिन होता है अनिल जी, और प्रत्याशी और उनके लोग फिर भी घर घर पहुंचने की कोशिश करते हैं बिना किसी बैनर के, बिना किसी झंडे के, बिना किसी बैज के। उसके बाद मंगलवार को जो है वो मतदान है। इस बार मतदान साथियों शाम 6 बजे तक होगा। सभी 280 बूथों के लिए प्रशासन ने इंतजाम अच्छे किए हैं। शांतिपूर्ण मतदान की पूरी उम्मीद है, और होनी भी चाहिए। 1 घंटा बढ़ा दिया गया कोविड पीरियड की वजह से। अनिल जी, एक और आखिरी सवाल, एक बड़ा, आज मैं वायरल चीज़ों का जिक्र कर रहा हूँ। एक और पिछले मंगलवार का, अभी आज शनिवार है, मंगलवार का
एक वीडियो वायरल हो रहा है कि गांव में कहीं जा रहे थे योगेश्वर हनुमान भक्त बताए जाते हैं, तो उन्होंने बजरंग बली का मंदिर देख के वहीं पे चालीसा का पाठ कर लिया। मंगलवार जो मतदान है वो बजरंग बली का दिन है, योगेश्वर कुछ आशीर्वाद मिल सकता है? देखिए इस बात का मिल सकता है। एक चूंकि ऐसी चर्चाएं होती है लोगों की, सुपरस्टिशियस लोग हैं इसलिए पूछ रहा हूँ। पांडे जी, आस्था बड़ी चीज होती है। योगेश्वर जी की आस्था अगर हनुमान में है और वो उनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो इसमें क्या बुराई नहीं। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अगर कोई किसी को आराध्य मानता है तो निश्चित रूप से उन्हें लाभ मिलता है। इस चीज का एक प्रेरणा तो जरूर मिलती है। पहलवानों में एक बजरंग बली की मंगलवार का और मंगलवार का व्रत भी रखते हैं मोस्टली पहलवान हमारे यहाँ। और मंगलवार को जो है कोई गलत चीज न करने से वो दुर्व्यसन से बचते हैं। तो चलिए, ऐसी स्थिति में मंगलवार को बड़ौदा के जो सम्मानित जो लोग हैं वो फैसला करेंगे। लगभग 1,80,000 वोटर अनिल जी, 280 बूथ और शांतिपूर्ण मतदान, जरूर मतदान करें। इस महापर्व में आप हिस्सा लें। और इसके अलावा राजनीति में अभी अगले 2-3 दिनों में, यानी कि अगले 48 से 72 घंटों में काफ़ी कुछ बदलेगा, काफ़ी कुछ चेंज होगा, काफ़ी कुछ जो कंबाइन की ब्लेड है वो अंदर खाते भी चलेगी, उससे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। और आपकी जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट में देते रहिए और देखते रहिए जनमत हरियाणा। वाले इतना समझे कि अब उनके पास विधायक नहीं है, जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मैं हूँ आपका विधायक। ईद तो करो जय हिंद नहीं, ईद तो आओगे, ईद तो सारे मंत्रियों ने भेजेंगे। साथियों, जननायक जनता पार्टी नहीं, वो तो जयचंदों की जनता पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत उम्मीदवार होगा। पहले आप ये बताएं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कौन? चौधरी भूपेंद्र सिंह की उम्दा भी इस इलाके को अपना बता करके अपना गढ़ बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब तो गढ़ प्रजातंत्र में जनता की अदालत में है।